पहुंच गए सारे पेज 84 पे, पेज नंबर 84। पॉइंट नंबर 2, a company shall account for the income chargeable to tax under the head income from business on an accrual basis while the other persons may account for such income on cash or accrual basis। क्या कहना चाह रहा है कि जो कंपनी है वो जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करेगी इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए, वो कौन सा यूज करेगी? अक्रूवल बेसिस से। वाइल अदर पर्सन से क्या मुराद है? एओपी या इंडिविजुअल, ये यूज करेंगे कैश या अक्रूवल अपनी मर्जी से। ठीक है, कंपनी के लिए उसने फिक्स कर दिया अक्रूवल, लेकिन अदर पर्सन के लिए कैश या अक्रूवल, इन दोनों में से कोई भी कर देंगे। द बोर्ड, ये जनरल रूल है, ये जनरल रूल है। The board may prescribe that any class of person shall account for income chargeable to tax under the head income from business on cash or accrual basis। यहाँ पे जाके वो कह रहा है कि बोर्ड भी स्पेसिफाई कर सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है किसी भी क्लास ऑफ पर्सन को कि वो अक्रूवल यूज़ करें या कैश बेसिस यूज़ करें। यानी कि वो कंपनी ने इन जनरल रूल कौन सा फॉलो करना है? अक्रूवल, लेकिन बोर्ड उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है कि तुम अक्रूवल की जगह क्या यूज करो? कैश यूज करो। ये बोर्ड के पास पावर्स है। एज ए जनरल रूल कंपनी जो है वो अक्रूवल ही यूज करेगी और अदर जो है वो कैश या अक्रूवल, उनके पास ऑप्शन है। एन एप्लीकेशन में बी मेड बाय अ पर्सन इन राइटिंग फॉर अ चेंज इन द पर्सनस मेथड ऑफ अकाउंटिंग टू कमिश्नर। कोई भी अगर अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग बदलना चाहता है, मतलब कैश से अक्रूवल में जाना चाहता है या अक्रूवल से कैश में जाना चाहता है, ये किस केस में होगा? इंडिविजुअल या एओपी के केस में, क्योंकि कंपनी ने तो अक्रूवल में ही रहना है। तो इंडिविजुअल या एओपी के केस में अगर एक साल उसने कैश अकाउंटिंग यूज की है और अगले साल वो अक्रूवल अकाउंटिंग यूज करना चाह रहा है, तो उसका उसने तरीका लिखा है कि वो एप्लीकेशन देगा इन राइटिंग में कि मैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करना चाह रहा हूं, और ये एप्लीकेशन किसको देगा? कमिश्नर को देगा। The commissioner may by an order in writing approve such an application, but only if it is satisfied that the change is necessary to clearly reflect the person income chargeable to under the head income from business। यानी कि अगर वो समझता है कि ये ज़रूरी है बदलना, तो वो बोर्ड जो है उसको, कमिश्नर जो है वो उसे अलाउ कर देगा। अगर वो समझेगा कि इसकी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो कमिश्नर उसको अलाउ नहीं करेगा। तो ये 1-2 नंबर का आई क्या पूछ सकता है कि जी मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है और कैसे चेंज किया जा सकता है। तो ये जो पहले दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इन केस के थ्योरेटिकली वो 2-3 मार्क्स का कुछ पूछ ले आपसे। इफ अ पर्सन मेथड ऑफ अकाउंटिंग हैज चेंज, द पर्सन शैल मेक एडजस्टमेंट टू आइटम्स ऑफ द इनकम, डिडक्शन और क्रेडिट और टू एनी अदर आइटम्स अफेक्टेड बाय द चेंज सो दैट नो आइटम इज ओमिटेड और नो आइटम इज टेकन मोर देन वंस। वो कहता है कि अगर आपका कैश अकाउंटिंग का मेथड बदल गया है, तो पर्सन ने ये ख्याल रखना है कि कोई आइटम स्किप ना हो जाए या कोई आइटम डबल रिकॉर्ड ना हो जाए। ये कैसे हो सकता है? जिस तरह अगर अक्रूवल बेसिस जा रही थी 2021 के अंदर, एक इंडिविजुअल था, उसने एप्लीकेशन लिख के कैश बेसिस पे मूव करना है 2022 में। ठीक है, 2022 में उसने कहा कि जी मैंने अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे जाना है। पहले वो अक्रूवल को फॉलो कर रहा था। अब अक्रूवल से कैश में जाने के लिए अब 21 के अंदर अगर उसने कोई क्रेडिट सेल्स की थी, तो उसकी एंट्री क्या की होगी? डेटर डेबिट टू रेवेन्यू क्रेडिट, यही एंट्री की होगी ना। उसने क्रेडिट सेल्स जब की है तो उधार पे चीज आनी है, कैश बेसिस तो है कोई नहीं, तो डेटर डेबिट किया और रेवेन्यू को उसने क्रेडिट किया। अब ये 100 रुपए की इसने की थी, अब 2022 में ये 100 कैश में रिसीव हो गया, कैश में, तो इवेंचुअली देखा जाए तो इट्स अ रिकवरी। लेकिन टैक्स वाला कहता है यार कहीं पे गलती से, क्योंकि तुम कैश बेसिस पे कर रहे हो, तो इस कैश को दोबारा से रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लेना। इस कैश को तुम दोबारा से रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर। अगर आपको कैश बेसिस पे चल रहे होते तो आप क्या एंट्री करेंगे?
कैश डेबिट टू रेवेन्यू क्रेडिट, अगर कैश पे, तो वो कह रहा है कि भाई ये गलती से इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड ना कर लेना, ये तो पिछले साल की रिकवरी है, तो ये क्या होना चाहिए यहां पे, डेट। लगी समझ लगी? वो कह रहा है कि ऐसा ना हो कि एक आइटम चेंज ऑफ अकाउंटिंग की वजह से आप डबल रिकॉर्ड कर लें, एक आइटम चेंज ऑफ अकाउंटिंग की वजह से डबल रिकॉर्ड करेंगे। पहले आपने उसको बेचा उधार पे, आप अक्रूवल पे चाह रहे थे, आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। जब उसने पैसे दिए तो आप उस टाइम पे कैश बेसिस पे चाह रहे थे, तो आपने गलती से उसकी रिकवरी को दोबारा से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। तो कहता है भाई वो रेवेन्यू नहीं है, वो बेसिकली पिछली रिकवरी है, तो आपने डेटर को क्रेडिट करना। लगी समझ? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? तो सिंपल एज दैट, वो ये कहना चाह रहा है कि आपने कंफ्यूज होते हुए गलती से किसी आइटम को डबल रिकॉर्ड नहीं कर लेना, या किसी भी आइटम को आपने ओमिट नहीं कर लेना। ठीक है, सेम इज द केस विद एक्सपेंसेस, सेम इज द केस विद एक्सपेंसेस। मिसाल के तौर पे आप अक्रूवल बेसिस रिकॉर्ड कर रहे थे, आपने खर्चा किया लेकिन पैसे नहीं दिए। मिसाल के तौर पे आपने रिपेयर कराई 100 रुपए से, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, तो क्या होगा, पेबल, पेबल आ गया ना, रिपेयर डेबिट कर दिया, पेबल क्रेडिट कर दिया। अब आप जब कैश बेसिस पे गए, ठीक है, तो आपने अगले बंदे को पैसे दे दिए, अब आपने अगले बंदे को पैसे दे दिए, तो ऐसा ना हो कि आपने पैसे तो पिछले वाले दिए, तो आप कहीं गलती से उसे दोबारा से क्या ना रिकॉर्ड कर दें, एक्सपेंस रिकॉर्ड ना कर। ठीक है, आगे मैं तो कैश बेसिस पे जा रहा हूं, तो मैंने पैसे दिए हैं, रिपेयर कराई है, ठीक है, टू कैश, तो कहना ये गलती ना कर बैठना, ये बेसिकली आपका पेबल है, पिछले साल का पेबल था जो कि रिड्यूस होना है। सही है? तो ये कंफ्यूजन आ सकती है अगर आप एक साल अक्रूवल यूज करें और अगले साल आप कैश बेसिस यूज करें, तो इस कंफ्यूजन से बचना है। तो ये इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं, ये 2-3 मार्क्स के, अगर उसका दिल चाहे तो पूछ सकता है, इसका प्रोसीजर बताएं और क्या है। आगे चलते हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग, अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन अ कैश बेसिस शैल ड्राइव इनकम व्हेन इट इज रिसीव्ड एंड शैल इनकर एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज पेड। ये आपको पता ही है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग होती क्या है, जब खर्चा होना है तब बुक कर लो, कैश जब पे करना। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग भी माशाल्लाह से आप लोगों को पता ही है कि अक्रूड एक्सपेंस, कि मेरा खर्चा हो गया है लेकिन मैंने पे नहीं किया, तो मैंने अपना खर्चा रिकॉर्ड कर लेना है, इट इज़ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट नंबर, इसको पढ़ लेते हैं, अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन एन अक्रूवल बेसिस शैल ड्राइव इनकम व्हेन इट इज ड्यू टू द पर्सन एंड शैल इनकर एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज पेएबल बाय द पर्सन। जब खर्चा ड्यू हो जाए तो खर्चा रिकॉर्ड कर जाओ, जब पेएबल हो जाए तो पेएबल रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, an amount shall become due to the person when the person become entitled to receive it or is liable to pay even if the time for receipt payment is postponed। ठीक है, बिजली इस्तेमाल कर ली पूरे महीने की 30 दिन की, लेकिन पे नहीं की, लेकिन बिजली का खर्चा तो पड़ गया ना, ऐसे ही है ना, तो खर्चा पड़ गया तो बिजली का खर्चा रिकॉर्ड करो जब खर्चा पड़ गया। An amount shall become payable by a person when all the events that determine liability have occurred and the amount of the liability can be determined with reasonable accuracy। liability तब रिकॉर्ड करेंगे जब liability अकर हो गई है और उसकी अमाउंट reasonable accuracy से रिकॉर्ड कर पाए, यानी कि आपको पता हो कि 100 रुपये की liability बनती है, 30 रुपये की liability बनती है, 10,000 की liability बनती है, एक reasonable accuracy से आप पता करा सकें। जो अगला पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बार बार वो पूछता है, एडजस्टमेंट्स में पूछता है। ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको आई थिंक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर भी जो चार्जेस थे ना डिडक्शन वाले, लॉयबल डिडक्शन, उसमें एक पॉइंट जो छुड़ाया था वो ये इसके साथ लिंक होगा।
इसको जरा गौर से देखिएगा। दो 2018 के अंदर आपने कोई एक्सपेंस कर लिया, ठीक है, और इट वाज पेएबल, ठीक है, आपकी लायबिलिटी एक्सपेंस कर लिया तो मैंने खर्चा अलाउ कर लिया और अभी पे नहीं किया, ठीक है, अक्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं, ये मैंने अभी पे नहीं किया, तो एक्सपेंस डेबिट टू पेएबल क्रेडिट आ गया। अब ये वो खर्चा ऐसा था जो अकाउंटिंग में भी खर्चा बुक हो गया और टैक्स की नज़र में भी ये खर्चा था, टैक्स वाला भी इसे अलाउ करता है, तो टैक्स ने इस खर्चे को भी अलाउएबल डिडक्शन के तौर पे लिया, तो टैक्स ने भी अलाउ कर दिया और अकाउंट्स ने भी इसे अलाउ कर दिया। 19 के अंदर ये स्टिल पेएबल स्टैंड था, पेमेंट नहीं की। 20 के अंदर भी पेएबल स्टैंड था, पेमेंट नहीं की, और 21 के अंदर भी ये पेएबल ही स्टैंड था, इसकी पेमेंट नहीं की। यहां पे आके 22 में अब टैक्स वाले को गुस्सा चढ़ता है, वो ये कहता है कि भाई ऐसा खर्चा जो तुमने पेएबल के तौर पे रिकॉर्ड किया था और वो पेएबल आपका अगले इमीडिएट 3 सालों तक पे नहीं हुआ, जिस साल रिकॉर्ड किया था उससे अगले 3 इमीडिएट सालों तक पे नहीं किया, तो चौथे साल में टैक्स वाला इसको रिवर्स करके आपकी इनकम बना देगा। चौथे साल में टैक्स वाला इसे रिवर्स करेगा और इनकम बना देगा। वो कहेगा अपना खर्चा रिवर्स करो और इसको इनकम ट्रीट करो। लगी समझ? ऐसा खर्चा जो आपका एक्चुअली में इनकर्ड हो चुका था लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया था और टैक्स ने भी ये खर्चा अलाउ किया। ये खर्चा आपका 19 में भी पेएबल था, 20 में भी पेएबल था, 21 में भी पेएबल था। जिस साल यानी कि ये खर्चा इनकर हुआ उससे अगले 3 सालों तक इमीडिएट सक्सीडिंग 3 इयर्स, इमीडिएट सक्सीडिंग 3 इयर्स तक इस एक्सपेंस को पे नहीं किया गया, तो चौथे साल में भी जब वो पे नहीं किया तो उसको रिवर्स करो और अपनी इनकम बनाओ। ठीक है, तो ये फिर एज एन इनकम के तौर पे ट्रीट कर लिया जाएगा। इनकम के तौर पे ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा टैक्स का। ये टैक्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ अकाउंटिंग की नहीं। टैक्स का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, टैक्स का प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स बढ़ जाएगा। सही है? तो जिस साल ये पेएबल स्टैंड था यानी कि टैक्स वाला फोर्स कर रहा है कि भाई जब तुमने ये एक्सपेंस क्लेम कर लिया, जब तुमने टैक्स की नजर में एक्सपेंस क्लेम कर लिया तो अगले 3 सालों में उसे पे भी करो। अगर तुमने हमारी नजर में एक्सपेंस क्लेम किया और अगले 3 सालों में पे नहीं किया तो हमारी नजर में फिर वो खर्चा नहीं है, तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया। उसको रिवर्स करो और अपनी इनकम बनाओ। ठीक है, मजीद थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। इनकम बन गई, रिवर्स कर लिया, 2023 में उसने पे कर दिया। 2023 में 1 साल बाद उसने उसको वाकई में पे कर दिया, पे कर दिया। तो जिस साल में पे किया उस साल में उसे एक्सपेंस अलाउ कर दो। जिस साल में पे किया उस साल में अलाउ एक्सपेंस व्हेन पेड। जिस साल में एक्सपेंस पे कर दिया उस साल में फिर उसको एज एन पेमेंट के तौर पे एक्सपेंस अलाउ कर दो। अब इसे बुक से पढ़ लेते हैं। ये डायग्राम छोटी सी इसके साथ बना लेना ताकि आपको याद हो कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था। If the liability or a part of liability for which the deduction claimed
ऐसी लायबिलिटी पूरी की पूरी या इसका पार्ट जिसकी डिडक्शन हम क्लेम कर चुके हैं, सही है, जिसकी डिडक्शन हम क्लेम कर, जिस तरह 19 के अंदर मैं खड़ा होकर देखा तो ये लायबिलिटी थी, लेकिन इसकी डिडक्शन हम क्लेम 18 में कर चुके हैं। इज नॉट पेड विद इन 3 years, 3 सालों में पे नहीं हुई। अच्छा, वो 3 साल कब से शुरू होने हैं? फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच द डिडक्शन वाज अलाउड। कब अलाउ की थी? 18 में। इसके खत्म होने के 3 साल तक अगर वो लायबिलिटी पे नहीं की, ठीक है, द अनपेड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी shall be charged to tax under the head income from business in the first tax year following the end of the 3 years। 3 साल खत्म होने के बाद जो पहला साल आएगा 22, उस साल के अंदर उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज कर दें, ठीक है। यानी कि उसने पूरा बताया कि जिस साल में एक्सपेंस अलाउ किया उसके 3 सालों तक पे नहीं हुई तो उससे अगले साल में, पहले साल में उसको अलाउ इनकम के अंदर चार्ज कर देंगे। हाँ जी, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर जो मैंने आपको शायद निशान लगवाया वो बुक के अंदर, तो ये उसके अगेंस्ट चार्ज कर लें, इसे बाद में फिल करें, ठीक है। लगी समझ में? इसके अंदर कोई कंफ्यूजन? ये डायग्राम इसके साथ बना लें। अच्छा, अगला पॉइंट पढ़े। इफ द अनपेड लायबिलिटी विच इज चार्ज टू टैक्स एज अबव इज सब्सिक्वेंटली पेड इन फुल। ये देखें, 2023 में सब्सिक्वेंटली पेड इन फुल, 2023 में उसको पे कर दिया गया, इज सब्सिक्वेंटली पेड इन फुल और इन पार्ट, सारी पे कर दी या थोड़ी पे कर दी। द पर्सन शेल बी अलाउड अ डिडक्शन फ्रॉम द फॉर द अमाउंट पेड इन द टैक्स ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड। जिस साल में वो पेमेंट की जाएगी उस साल में उसको एज ए डिडक्शन के तौर पे अलाउ कर दो। सब्सिक्वेंटली जरूरी नहीं 23 हो, सब्सिक्वेंटली कब हो सकता है? 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। लेकिन इन केस में क्रोनोलॉजी को फॉलो करना जरूरी है कि जिस साल में अलाउ किया उससे अगले 3 साल और उन 3 सालों के एंड होने के पहले साल। सब्सिक्वेंटली के लिए जरूरी नहीं है, वो 25 भी हो सकता है, मैंने तो 23 कर दिया ना, ये 2025 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। वो कहता है जब वो पेमेंट करे तब उसे अलाउ कर दे एज एन एक्सपेंस। आखिरी पॉइंट, वेयर अ पर्सन हैज बीन अलाउड अ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी एंड सच पर्सन हैज ड्राइव्ड एनी बिजनेस इन सच ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, द वैल्यू ऑफ सच बिजनेस शैल बी चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड फ्रॉम द बिजनेस फॉर द। इसको भी रहने दें, ये एग्जांपल्स के साथ में आपको कराऊंगा, इस पॉइंट को भी स्किप करें। इसके ऊपर वाले हो गए सारे। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड डिस्पोज ऑफ बाय द पर्सन शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग्स विद द फॉलोइंग फार्मूला A plus B minus C। A is the opening value of the person's stock in trade, B is the cost of stock in trade acquired by the person in the year, and C is the closing value of the stock in trade for the year। ये क्या बन गया? A plus B minus C। ये क्या है? A plus B minus B। ओपनिंग स्टॉक CGS, सिंपल CGS को से लिखा है यार। ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड कर दें, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दें, तो ये इसने उसको बस थोड़ा सा फॉर्मूले की टाइप में यहाँ पे लिख दिया है। द ओपनिंग वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ पर्सन ऑफ अ टैक्स ईयर शैल बी द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द पर्सन स्टॉक इन ट्रेड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, और वेयर द पर्सन, पहला पॉइंट जो है वो कहता है कि ओपनिंग वैल्यू क्या होगी?
पिछले साल की क्लोजिंग की जो वैल्यू है वो अगले साल की ओपनिंग वैल्यू है, ये इट्स ओके, समझ लग गई ये वाली बात। और वेयर द पर्सन कमेंस टू कैरी ऑन अ बिजनेस इन अ ईयर, the fair market value of any stock in trade acquired by the person prior to the commencement of the business, this fair market value shall be determined at the time the stock is ventured in the business। जब उसने कारोबार स्टार्ट करना था, कारोबार शुरू करने से पहले जो उसने स्टॉक खरीदा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू समझी जाएगी उस कारोबार के लिए जो ड्यूरिंग द ईयर शुरू होगा। ठीक है, जो पहले से चल रहा है उसकी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है, जो पिछले साल का क्लोजिंग है। जो साल के बीच में स्टार्ट किया है कारोबार उसके ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है, जो साल में जो स्टॉक खरीदा बिजनेस के लिए, बिजनेस शुरू करने से पहले कि जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू होगी बिजनेस शुरू करने से पहले। हो सकता है कि मेरा अगर यकम से दिसंबर का चल रहा है तो मैं फरवरी के अंदर स्टॉक ले लूं, बिजनेस शुरू करूं अगस्त में जाके, तो फेयर मार्केट वैल्यू कब की लूंगा, जब आपने वेंचर्ड करना है उस स्टॉक को बिजनेस में। ठीक है, उस टाइम के ऊपर जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो उसकी ओपनिंग वैल्यू होगी। ये देखें ना, उसने लिखा है द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एट द टाइम द स्टॉक इज वेंचर्ड इन द बिजनेस। जब उसको बिजनेस में वेंचर करना है तब उसको फेयर मार्केट वैल्यू उसकी ली जाएगी। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर वाले स्टॉक की। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स, कोई प्रॉब्लम इसमें? दूसरा पॉइंट क्लियर है सबको? द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द पर्सन स्टॉक इन ट्रेड फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ये आपको पता ही है मेरे ख्याल से, क्लोजिंग स्टॉक लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी लेती है ना, ये इसने कोई नई चीज नहीं बताई है, वही है। A person's accounting for income chargeable to tax under the head income from business on a cash basis may compute the person's cost of tax on a prime cost method or absorption cost method. And a person accounting for such income on the accrual basis shall be computed the person's cost in trade on the absorption cost method. Costing के दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइम कॉस्ट मेथड, प्राइम कॉस्ट, एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ये आइडिया है किसी को? आइडिया है किसी को? जस्ट आपको थोड़ा सा बताता हूं। प्राइम कॉस्ट मेथड होता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड होता है। पहले ये समझे कि वो ये कह रहा है कि किसने कब यूज करना है, कौन सा यूज करना है। अक्रूअल बेस अकाउंटिंग जो कर रहा है, जो भी हमने पढ़ा था, वो किस तरह से कॉस्ट की वैल्यू करेंगे? एब्जॉर्प्शन। ये लिखा हुआ है उसने, ये देखें जरा, A person accounting for income chargeable to tax under the head income from business on a cash basis, जिसने income from business cash basis पे निकालनी है, may compute person's cost of stock in trade on prime cost method और absorption। यानी कि जो तो कैश बेसिस के ऊपर काम कर रहा है, जो कैश बेसिस पे अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस कंप्यूट कर रहा है, वो कॉस्ट को वैल्यू किस पे कर सकता है? प्राइम पे भी और एब्जॉर्प्शन पे भी। जो कैश बेसिस पे इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट कर रहा है, ठीक है, और जो अक्रूअल बेसिस पे चल रहा है, जो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो अक्रूअल बेसिस के ऊपर कर रहा है, तो वो स्टॉक को वैल्यू किस पे करेगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। ये छोटी छोटी बातें ये एग्जामिनर कभी कभार टेस्ट कर लेता है, थ्योरेटिकल भी कर लेता है और न्यूमेरिकली भी कर लेता है। एक आधे क्वेश्चन में उसने इस चीज को न्यूमेरिकली खासतौर पे इस पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है। कैश बेसिस पे जो इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट कर रहे हैं वो प्राइम कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो मर्जी मेथड ऑफ वैल्यूएशन को इस्तेमाल करें। जो अक्रूअल बेसिस करे उसके लिए क्या जरूरी है, क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में सिर्फ एक चीज का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी ये अगर आप कॉस्टिंग जब पढ़ेंगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो डिटेल में तो आप वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको वैसे बताता हूँ। प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आती है, प्लस डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आती है,
प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। क्या आ जाएगा? वेरिएबल ओवरहेड्स। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, ओवरहेड्स आते हैं। ओवरहेड्स के अंदर दोनों आ जाते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स। ये फर्क है इसका प्राइम कॉस्ट का और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड्स जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल है। ठीक है। एक कंपनी ने रेंट के ऊपर प्रोडक्शन फैसिलिटी ले ली। एक कंपनी ने, एक तो उसकी अपनी थी, एक उसने रेंट के ऊपर प्रोडक्शन फैसिलिटी ले ली जिसका पर मंथ रेंट उसको 2 लाख रुपया देना पड़ रहा है। पर मंथ रेंट कितना जा रहा है? 2 लाख। अब नंबर ऑफ यूनिट्स वो कभी 10,000 बनाता है, कभी 20,000 बनाता है, 50,000 तक बना सकता है, लेकिन कभी 10, 20, 30, कभी 50,000। लेकिन उसका जो रेंट है पर मंथ कितना है? क्या रेंट उसके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे डिपेंड है? नहीं है। ये तो फिक्स्ड हुआ ना, तो ये मेरा आ जाता है फिक्स्ड ओवरहेड्स, रेंट एक्सपेंस। जो एक्सपेंस मेरा फिक्स्ड है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स आ जाते हैं। हम लोग कहीं पे बाहर खाना खाने जाएं और कोई गाड़ी रेंट पे करवा के जाएं, आप लोग जाएं कोई दोस्त वगैरह इकट्ठे होके, तो जो खाने का एक्सपेंस है वो जितने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे ही है ना, 10 लोग हैं तो 10 लोगों का खाना आएगा, 15 लोग हैं तो 15 लोगों का खाना आएगा। तो वो क्या बनेगा? वेरिएबल। लेकिन जो गाड़ी रेंट पे लेके गए, क्या वो डिपेंड करती है 10 जाओ 15 जाओ? आप तो एक फिक्स 20% की कोस्टल लेके, आप उसमें 10 जाओ 15 जाओ 5 जाओ, तो उसका रेंट तो 20 के लिहाज से फिक्स है, तो वो किस में कहलाएगा? फिक्स्ड ओवरहेड। तो इट्स जस्ट टू क्लियर कि फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है और वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होता है। ये जो डेस्क है, इस डेस्क पे लगने वाला जो आपको लकड़ी नजर आ रही है, ठीक है, जो आपको विजिबल नजर आ रहा है इस टाइम इसके अंदर, इट इज डायरेक्ट मटेरियल। इसके अंदर लगने वाली ग्लू आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है, इसको आपस में जोड़ा होगा ग्लू के साथ, वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाती है। ठीक है, कुछ ऐसा मटेरियल भी है जिसमें आपको नजर नहीं आ रहा, जो आपको इसके ऊपर लगने वाली लकड़ी नजर आ रही है, इट इज नॉन एज डायरेक्ट मटेरियल। सही है। तो ये इस तरह की चीजें हैं, डिटेल में तो आप कॉस्टिंग में करेंगे इसे डिस्कस, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है। ठीक है, इसमें आगे where a particular items of stock in trade are not readily identifiable, a person may account for that stock on the FIFO basis or the average accounting basis. But once chosen, a stock valuation method may be changed only with the written permission of the commissioner and in accordance with any condition that the commissioner may impose. ये बड़ी important point है कि आपने जो method of accounting use करना है, आप FIFO भी use कर सकते हैं वैल्यूएशन के लिए और एवरेज भी यूज कर सकते हैं। FIFO एवरेज तो पता है ना आप सबको, ठीक है, हाँ। और लेकिन आपने जो वैल्यूएशन के लिए मेथड यूज कर लिया वो बदल नहीं सकते अनटिल आपको परमिशन कहाँ से आए? कमिश्नर की तरफ से परमिशन। ठीक है, तो ये एक आधे नंबर का ये भी थ्योरेटिकली वो पूछ सकता है। सिर्फ मुझे इतना बता दें, FIFO और वेटेड एवरेज यूज कब होते हैं? अच्छा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड नॉर्मल रूटीन होता है, एवरेज मेथड तब होता है जब एक ही दिन में एक ही टाइम पे आता है। नॉर्मल रूटीन से क्या मतलब है? मटेरियल तो हर तरह के डिफरेंट प्राइस पे आता है। मिसाल के तौर पे आजकल गंदम है 2400 रुपये मन भी चल रही है, 3000 रुपया मन भी चल रही है।